बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू के नए सबक के साथ हुमैरा खान आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। हमारा आज का उन्वान है ख़त नवीसी। सबसे पहले ख़त नवीसी के हवाले से चंद उसूल देख लेते हैं कि किन उसूलों पर चलकर या किन उसूलों पर अमल करके हम ख़त लिख सकते हैं। ये उसूल हमें बहुत अच्छी तरह से पता हैं, लेकिन दोबारा से दोहरा लिए जाएं तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा ख़त लिखने के लिए जिन उमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है वो मंदरजा झेल हैं। सबसे पहले ख़त लिखते वक्त यूँ समझिए कि आप जिसे ख़त लिख रहे हैं वो आपके रूबरू बैठा हुआ है, यानी आपके सामने बैठा हुआ है और आपकी बातें सुन रहा है। जब इस तरह का गुमान होता है हमारे जहन में तो फिर हम अच्छे तरीके से वो चीज़ लिख पाते हैं जो हमारे जहन में चल रही होती है। जो कुछ भी लिखना मकसूद हो उसे मुख्तसर अल्फाज में तहरीर करें ताकि अपना और दूसरे का वक्त ज़ाया ना हो। यानी जो भी आप लिखना चाहते हैं उस तहरीर को बहुत लंबा चौड़ा ना कर दें, या फिर इस चीज़ को देख लें कि आप किसको ख़त लिख रहे हैं और ख़त की नौयत क्या है। ख़त में कोई फजूल बात तहरीर मत करें, मतलब की बातें लिखें और जो कुछ लिखें साफ और खुश ख़त लिखें, यानी अच्छी राइटिंग में लिखें, खूबसूरत राइटिंग में लिखें, साफ साफ लिखें और मतलब की बात करें। फजूल बातें तहरीर मत करें, इससे ख़त लंबा भी हो जाएगा और फिर पढ़ने वाला जो है उसको ये बेतुकी बातें अच्छी भी नहीं लगती हैं। मैं फिर वही बात कहूँगी कि आप देख लें कि आप ख़त किसे लिख रहे हैं और ख़त की नौयत क्या है। ख़त को मुनासिब अंदाज से पैरों में तकसीम करें, मतलब पैर ये पाँव नहीं, पैरों में यानी पैराग्राफ में। आपके इल्म में है कि हम लोग पैराग्राफ में जब तकसीम करते हैं तो हमारे 3 पैराग्राफ होते हैं ख़त के लिए। तो ख़त को हम जब 3 पैराग्राफ में तकसीम करते हैं तो हर पैराग्राफ के अंदर हम कोई नई बात शुरू करते हैं, बल्कि जब भी हम कोई नई बात शुरू करना चाहें तो नए पैराग्राफ से उसको शुरू करनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि हम यहाँ पर कुछ अलग लिखने जा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कि ख़त के हिस्से कितने हैं। वैसे तो हमें पता है, हमारे इल्म में है, ये लेक्चर मैं पहले भी दे चुकी हूँ और इसमें मैं बहुत तफसील के साथ आपको बता चुकी हूँ कि ख़त के कितने हिस्से होते हैं और किस किस हिस्से का क्या मकसद होता है और उनमें हम क्या चीज़ें लिखते हैं। लेकिन हम मुख्तसर तौर पर देख लेते हैं कि ख़त के कितने हिस्से हैं और उन्हें क्या कहते हैं। ख़त को मदरजा झेल हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, मकाम रवानगी और तारीख़, यानी जहाँ से हम ख़त लिख रहे हैं वो मकाम व तारीख़। नंबर 2, अलकाब, यानी जिस लक़ब से हम ख़त लिखने वाले को मुखातिब करते हैं। नंबर 3, आदाब व तस्लीमात, यानी जो हम अस्सलामु अलैकुम वगैरह लिखते हैं या आदाब वगैरह के अल्फाज लिखते हैं वो। इब्तिदाई सतूर, यानी हम जहाँ से ख़त का आगाज़ करते हैं, जहाँ से हम हाल अहवाल वगैरह बताना शुरू करते हैं। नफ्स मज़मून, ये दरअसल जान होती है किसी भी ख़त की, यानी जो हमें मौजू दिया गया होता है उसके बारे में हमें तफसील से लिखना होता है नफ्स मज़मून में। इख्तितामी सतूर, यानी जब हम ख़त का इख्तिताम कर रहे होते हैं, सलाम दुआ चल रही होती है तो वो इख्तितामी सतूर होती हैं हमारी। और नंबर 7 पर इख्तितामी आदाब व अल्फाज, जिस तरह से हम वस्सलाम वगैरह लिखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इख्तितामी आदाब व अल्फाज में आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारा ख़त है। तालीमी मुस्तकबिल के बारे में बड़े भाई से मशवरे का ख़त लिखें, यानी बड़े भाई से आपको मशवरा करना है कि आपका तालीमी मुस्तकबिल क्या होगा, यानी आप अपने फ्यूचर में कौन से सब्जेक्ट रखें या कौन सी फील्ड में जाएं, आपको वो गाइड करें, आपको वो मशवरा दें। ख़त कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। जैसा कि आपको इल्म है कि ख़त हमारा 200 से कम या 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमारे पास वर्ड लिमिट मौजूद है, हमने उसको 200 अल्फाज ही में लिखना होता है। और आपके जो खतूत मुझ तक पहुँचते हैं, जो आपने कॉपी वगैरह पे लिखे हुए होते हैं, उसके अल्फाज बहुत कम होते हैं, तो बेटे इस पे लाजमी काम करें। उसके बाद ख़त का नमूना, यानी ख़त को हम किस तरह लिखें, क्या खाका होता है ख़त का,
हम काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं, लेकिन दोबारा से दोहरा लेते हैं। अज कमरा इम्तिहान। अज अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अज का मतलब होता है की तरफ से। अज कमरा इम्तिहान। अलिफ बे जीम, यानी जहाँ पे हमें शहर लिखना है वहाँ पे हम अलिफ बे जीम लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा इम्तिहानी पैटर्न होता है उसके अंदर हम शहर वगैरह का नाम जो है वो नहीं शो करवाते। तो हमारे पास एक पैटर्न मौजूद होता है, तो उस पैटर्न के मुताबिक, यानी हमारे इम्तिहान का जो पैटर्न है उसी के मुताबिक हमें ख़त लिखना सीखना होता है। और फिर तीसरी लाइन पर हम लिखते हैं तारीख़। जब मैं आपको क्लास के अंदर मजमून या फिर आपको खतूत वगैरह करवा रही होती हूँ तो मैं आपको बड़ी तफसील के साथ उसका पैटर्न बताती हूँ, और ख़त ख़ास तौर पर मैं आपको नंबरिंग के ज़रिए जो लाइंस मौजूद होती हैं, नंबरिंग करके मैं आपको समझा रही होती हूँ कि किस किस लाइन पर आपने क्या लिखना है। तो इसमें भी आपको उसी तरह से लाइन कोई नहीं छोड़नी है, जिस तरतीब से मैं लिख रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरतीब को फॉलो करना है। फिर उससे अगली लाइन आपने लक़ब लिखना है, यानी जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसके बारे में मोहतरम भाईजान, चूँकि बड़े भाई हैं तो फिर उनको ज़रा एहतराम से मुखातिब किया जाता है। और उसके बाद फिर अस्सलामु अलैकुम। ये वो लफ्ज़ है जो कि आप में से कह लें कि 80% बच्चे जो हैं वो गलत लिख देते हैं। हालांकि हर बार मैं इस लफ्ज़ की वजाहत करती हूँ कि इसको लाम के साथ लिखा करें, यानी कि अलिफ लाम सीन लाम अलिफ मीम। मीम पर आपको पेश नज़र आ रही होगी, मीम के बाद वाव नहीं आती है बेटे, मीम के ऊपर पेश होती है। तो खुदारा इसको दुरुस्त कर लीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम को इसी अंदाज में लिखा करें जैसा आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर जो इब्तदाई सतूर होती हैं, तो इब्तदाई सतूर में हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टार्टिंग लाइंस होती हैं उनमें हम हाल अहवाल मालूम करते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक है जी। और फिर यहाँ से बाकायदा हमारा ख़त शुरू होता है, यानी पहला पैराग्राफ हाल अहवाल और ख़त लिखने की वजह, ठीक है जी। यानी हमें हाल मालूम करना है और बताना है कि हम ख़त क्यों लिख रहे हैं। तो हमने तालीमी मुस्तकबिल के हवाले से भाईजान से मशवरा करना है, तो हम उन्हें क्या बताएंगे कि हमने जमात हश्तम का इम्तिहान जो है वो पास किया है, और आगे का जो तालीमी सफ़र है, जो मरहला है आगे का, वो हमसे हल नहीं हो पा रहा। यानी आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं या आप कश्मकश में हैं कि आप कौन से मज़ामीन लें, तो उसके हवाले से आपके जो भाई हैं वो आपको मशवरा दें कि कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए या आपको किस शोबे में जाना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर नंबर 2 पर नफ्से मजमून, यानी आपको तफसील के साथ बयान करना है कि दरअसल आपको मसला क्या दरपेश है, ठीक है जी। यानी आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, यहाँ पे आप बताएंगे कि आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं इस हवाले से। अब्बा चाहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाएं, या अम्मा चाहती हैं कि आप इंजीनियर बन जाएं, और फिर दादा अब्बू कुछ और चाहते हैं, दादी अम्मा, या इस तरह से मुख्तलिफ लोगों के बारे में बताकर आप उनसे मशवरा मांग सकते हैं कि आप सभी की ख्वाहिशात का ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी ख्याल रखना चाहते हैं कि आपकी अपनी मर्ज़ी क्या है, ताकि जब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना शोबा जो है वो अपने शोबे का इंतखाब करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारे मसाइल आप उनको दूसरे पैराग्राफ के अंदर बताएंगे। फिर उसके बाद नंबर 3 इख्तितामिया या अलविदाइया, यानी जब आप ये सारे मसाइल उनको बता चुकें कि ये मेरे साथ मसाइल चल रहे हैं या फिर मैं कश्मकश का शिकार हूँ, मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा, तो बड़े भाई होने के नाते जो है आप मुझे मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप भी मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, आप मुझसे बड़े हैं और आप इस सूरत हाल से गुजर के आगे गए हैं जिस शोबे का भी उन्होंने इंतखाब किया है। तो जो शख्स किसी भी हाल से गुजर कर जाता है उसको बेहतर तौर पर पता होता है कि इन हालात में किस तरह से निपटा जा सकता है। तो इस हवाले से आप मुझे बेहतर मशवरा दे सकते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और इख्तितामिया जो हमारी सुतूर होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि मेरी तरफ से सब घर वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ख़त का जवाब जल्दी दें और अपना ख्याल रखें। अब ख़त का जवाब जल्दी क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि आपको जल्दी है, आपको मशवरा चाहिए, आपने सारी सूरत हाल भाई को बता दी और अब आपको उनसे मशवरा चाहिए।
تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جواب خط کا جلدی مل جائے تاکہ آپ کسی فیصلے پر پہنچ سکیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اختتامیہ پیٹرن جو ہمارا ہوتا ہے والسلام. اب والسلام میں بھی آپ کو وہی نظر آ رہا ہوگا جو السلام علیکم کے اندر آپ کو میں نے لام کی وضاحت کی تھی، اس کے اندر بھی بالکل وہی چیز ہے، کیونکہ یہ بیٹے ہوتا ہے عربی لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عربی کے الفاظ میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. اگر ہم لام نہیں لکھیں گے تو وہ تو اسلام لفظ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہمیں اسلام نہیں لکھنا، ہمیں السلام لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو عربی کے الفاظ میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے کیونکہ پھر ان کے مطالب تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر مسائل ہوتے ہیں. والسلام کے بعد آپ کو لکھنا ہے کہ آپ کا چھوٹا بھائی، یا اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کو لکھنا ہے چھوٹی بہن، اور پھر آپ کو اپنا نام لکھنا ہے. اگر آپ لڑکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنا نام یہاں پر لکھنا ہے. اگر آپ لڑکی ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنا نام لکھیں گے اسی حوالے سے جس حوالے سے آپ لکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ مضمون کا پیٹرن ہے، یہ خط کا پیٹرن ہے، اس کا نمونہ ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، تو صرف پریکٹس کے لیے ہم ہر بار ان کو دہراتے ہیں نئے عنوانات کے ساتھ تاکہ آپ کو مزید لکھنا آئے، آپ کے ذہن میں مزید آئیڈیاز آئیں کہ ہمیں کن کن عنوانات پہ لکھنا چاہیے، کون سے موضوع ہمیں دیے جائیں تو ہم بہتر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اپنا یہ خط مکمل کر کے مجھے بھجوا دیجیے. اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.